सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत से वैश्विक बाजार तक बढ़ते मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS को जुलाई के महीने में मंजूरी दी थी। इस स्कीम की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक यानी कि 5 साल की है। पिछले दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में औद्योगिकी रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ने वाले स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस सेक्टर ने लगभग 25 लाख नौकरियां पैदा की हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग आधारित आर्थिक विकास और आजीविका पैदा करने में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। अकेले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ही अभी लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। शिशिर जी, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू करने के पीछे सरकार की आखिर क्या सोच थी? देखिए, ये जो स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, ये दरअसल पुरानी स्कीम की जगह लेगा। पुरानी स्कीम क्या थी? हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी। और उस स्कीम का जो नतीजा है वो अगर आप देखें, जैसे कुछ आंकड़े आपने शुरुआत में बताए, आंकड़े ये बताते हैं कि 2014-15 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 18,000 करोड़ का था मोबाइल हैंडसेट की अगर मैं बात करूं, जो कि 2025-26 में 6.27 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 33 गुना बढ़ा। आप अगर निर्यात की बात करिएगा तो लगभग 1,500 करोड़ का था 2014-15 में, जो कि 2025-26 में बढ़ करके करीबन 2,60,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो 165 गुना बढ़ा है। अब ऐसे समय में हमने ये देखा कि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी ब्रांड थे, वो देश में उन्होंने अपनी पैठ बना ली। उन्होंने यहां पे इसको हब बनाया और हम यहां से बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगे। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरेलू ब्रांड को कैसे बढ़ावा देते हैं। हमारे देश में भी कई ऐसे ब्रांड हैं जो स्थानीय स्तर पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि PLI में उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया, लेकिन उस तरीके का स्केल जो चाहिए था वो शायद उनके पास उस तरीके का नहीं था। अब वो माहौल बन चुका है। अब आपके पास एक इकोसिस्टम तैयार है। उस इकोसिस्टम में घरेलू कंपनियों को आप किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, विदेशी कंपनियां जो होंगी सो होंगी, उनको आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं, उसी को ध्यान में रख करके ये 5 वर्षों की स्कीम है, जिसमें करीबन 62,000 करोड़ रुपए का जो है वो इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। और मुझे लगता है कि मोबाइल हैंडसेट एक ऐसी चीज है, जैसे आप देखेंगे कि अभी आप किसी के भी हाथ में देखें तो एक तो मोबाइल हैंडसेट है ही। कई लोग हैं कि 2-2 मोबाइल हैंडसेट रखते हैं, यानी कि देश में मांग काफी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी मांग है। एक और चीज आप अगर देखेंगे तो हमारे लिए डिजिटल जो है वो हमारी जिंदगी की जरूरत बन गई है। पहले हम कहते थे रोटी कपड़ा मकान, अब हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान मोबाइल फोन और डेटा। ये पांचों हमको चाहिए जो हमारी जिंदगी को सही तरीके से चला सके। तो घरेलू मांग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग, उनको देखते हुए और घरेलू ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए उसी को ध्यान में रख करके ये स्कीम लाई गई है। आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी बताया कि IPs जो हैं उनका मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आखिर क्या योगदान है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आखिर क्या कहा। TS2 टारगेट सेगमेंट 2 इज फॉर सपोर्टिंग इंडियन IP, Indian design, Indian brand. That's a fundamental initiative. It's a very ambitious initiative, but we have taken in consultation with the industry. If you recall, we had a mobile manufacturing ecosystem, but because of the tax issues and because of the Chinese onslaught, it became impossible for them to compete in the market. Now that we have been able to establish the ecosystem back in our country, time has come when we should be now focusing on developing Indian brand, Indian IP, Indian design. That is the thought process, and I think we're taking very measured, very calibrated steps on that. We have very closely coordinated with the industry, and we hope that in the tenure of this mobile phone manufacturing scheme, we'll have a good success on the having Indian brands.
शिशिर जी, जैसे कि मैंने भी बताया कि आज दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को ब्रीफ किया कि इस स्कीम के बारे में, जो कि जुलाई के महीने में ही आ गई थी और उसको कहा गया था कि ये अप्रैल से लागू हो गई है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस स्कीम के अलग अलग पहलू क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो बात इस स्कीम की है जो मुझे समझ में आती है कि वो घरेलू ब्रांड को प्रोत्साहित करना, ये एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा जो घरेलू स्तर पर कल पुर्जे का उत्पादन करना, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम एक मोबाइल हैंडसेट बनाते हैं, हम अमूमन ये कहते हैं कि हम एक असेंबली प्लांट हैं। आप असेंबलिंग प्लांट हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत आपको बाहर से पड़ती है। अभी के समय में देखिए कि पूरी दुनिया में एक बड़ा संकट है, वो है आपका चिप को लेकर के। हमारे यहाँ बहुत सारे चिप यूनिट्स स्टार्ट हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2027 तक हम उसका निर्यात करना भी शुरू कर देंगे। तो दूसरा पहलू यह है कि आप लोकलाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं। पहला तो आप घरेलू ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा जो भी विदेशी कंपनियां हैं या देसी कंपनियां हैं वो लोकलाइजेशन को कैसे बढ़ाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज का जिक्र किया कि लगभग 18% से बढ़कर के 23% तक आया है। अभी हमें इसको और आगे बढ़ाना है। तो ये इसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू यह है कि आप तकनीक के मामले में, डिजाइन के मामले में आप किस तरीके से घरेलू स्तर को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर कोई विदेशी ब्रांड है या विदेशी डिजाइन है, आपको एक रॉयल्टी की रकम अदा करनी पड़ती है, पेटेंट की रकम अदा करनी पड़ती है। ये यदि आपके अपने देश में विकसित होना शुरू हो जाए तो आपके लिए ये एक बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है उसका जाना रुक सकेगा। तो हम असेंबली से कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सके, उसके लिए तीन जो कंपोनेंट की मैंने आपको बात की, तीन अलग अलग वर्टिकल की बात की। और ऑफ कोर्स उसके बाद यह है कि जैसे जैसे जरूरतें और जैसे जैसे तकनीक की जरूरतें बढ़ रही हैं उसके आधार पर आप कैसे हैंडसेट को तैयार करते। तो ये मुझे लगता है कि ये कुछ खास बिंदु है इस योजना के। और उम्मीद ये की जा रही है, जैसा आंकड़े दिए जा रहे हैं, कि लगभग 39 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रोडक्शन हमारा पहुंच सकता है। और मुझे लगता है कि ये आपके निर्यात को अगर आप ध्यान में रखिए, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और रोजगार भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 60,000 सीधे रोजगार की बात होगी। तो ये सारी संख्याएं और सारे जो वर्टिकल्स को अगर आप मिला दे तो हमारे एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार होगा जो आगे चल करके आपको दुनिया में और बेहतर स्थिति में पहुंचा सकता है। अभी कुछ देर पहले आपने भी जिक्र किया था कि भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर पे मोबाइल फोन उत्पादन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। और ये भी कहा जा रहा है कि बाहर से भी कंपनियां भारत में अपने असेंबली यूनिट्स को लेकर आ रही हैं। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि किन देशों ने अपने मोबाइल फोन असेंबलिंग यूनिट्स को भारत में लाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है? देखिए, सबसे बड़ी तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। हमारे आपके पास जो मोबाइल हैंडसेट है उसमें से अगर आप देखें तो या तो वो सैमसंग का होगा या एप्पल का होगा। तो अमेरिका से एप्पल जो है वो लेकर के आए और कोरिया से हमारे पास सैमसंग आए। इसके अलावा नोकिया ने भी अपना यहाँ पे काम शुरू किया है। ये जो तीन देश हैं जो कि काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते थे वो अपने यहाँ पर असेंबलिंग शुरू की। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ही क्यों? तो एक तरफ तो आपने उत्पादन में प्रोत्साहन राशि आपने दी उनको, दूसरी तरफ यहाँ पे जो श्रम शक्ति है वो काफी सस्ती है। ये एक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात जो यहाँ पर जिसको कहते हैं भारत के पक्ष में जाता है कि पहले हमारी एक बड़ी समस्या थी लॉजिस्टिक कॉस्ट। हमारा जो पहले कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाना और फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने की लागत ज्यादा होती थी। इससे हमारे प्रतिस्पर्धा के ऊपर असर पड़ता था। तो अभी जब पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत हुई या उसके पहले भी सड़कों के ऊपर बात हुई, चाहे रेल मार्ग की बात करें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इन सब का नतीजा ये हुआ है कि आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। तो आपके पास एक श्रम शक्ति सस्ता है, आपके लिए जो लागत है, जो सामान बाजार से बाजार तक पहुंचाने या कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने, वो लागत कम है। और तीसरी बात जो भी महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो कि बाहर के देशों से कंपनियों के लिए एक बड़ी मददगार साबित होती है सेकेंड लेयर में। तो आपके पास लेबर है, उसके पास एक व्हाइट कॉलर जो हम लोग कहते हैं कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर सकते हैं, बाहर के देशों के साथ बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, व्यापार पे अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे तथ्य आपके पक्ष में हैं। इसीलिए हमारे लिए उन देशों को जो अपने यहाँ सामान बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक और बात आप याद रखिए, उनके यहाँ एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। हम कहते हैं ना कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। तो अब उस 35 वर्ष से कम उम्र के लिए रोजगार के मौके की अगर हम बात कर रहे हैं, उनको अगर हम प्रशिक्षित कर देते हैं और बाहर के देश यहाँ पर आकर के पूंजी और तकनीक लगाते हैं तो आपका इकोसिस्टम बेहतर होगा। शिशिर जी, और एक चीज मैं जो आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे
इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी आई है और कैसे ये सेक्टर बढ़ता ही चला जा रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी चीज से हो तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से हुआ है। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी किसी भी देश में निवेश करती है तो वो 2-3 चीजें देखती है। एक, वो ये देखती है कि क्या वहां पर मुझे सामान का उत्पादन करना मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, सस्ता है कि नहीं है। दूसरा, वो ये देखती है कि वहां से अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में सामान पहुंचाएं तो उसकी हमारे लिए लागत क्या बनेगी। अगर हम वही सामान अपने आप बना करके बाहर भेजते हैं और भारत में ला करके तैयार करते और फिर उसे दुनिया के दूसरे देशों में भेजते, तो उसकी जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो आपके लिए किस तरीके से है। और तीसरी बात ये, राज्य सरकारों के बीच भी एक प्रतिस्पर्धा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित करें। उनके लिए जमीन की सुविधा है, उनके लिए जो स्थानीय स्तर पर मंजूरी है वो देने की बात होती है। तो ये सारी चीजें जो है एक विदेशी कंपनी को लुभावित करती है। और अगर आप देखें, हम आप जहां बैठे हुए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक इलाका जिसको हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, वहां पर आप देखें तो मोबाइल हैंडसेट की जो असेंबलिंग यूनिट्स हैं, जिस स्तर पर उनका विस्तार हुआ है वो काबिल तारीफ है। उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी अगर आप बात करें, अलग अलग राज्यों में भी बात करें, वहां भी विस्तार हुआ है। तो ये सारे तथ्य जो हैं इन कंपनियों को एक मौका देते हैं, प्रोत्साहित करते कि आप आइए। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई, राज्य सरकार ने भी अपनी स्तर पर प्रोत्साहन देने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए भी एक फायदे का सौदा है। उनके यहाँ अगर निवेश आता है, उनके यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, उसके अलावा कई तरह के अप्रत्यक्ष तौर पर जो गतिविधियां होती हैं उनको फायदा पहुंचता है। तो राज्यों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो इन सब का मिला जुला ये हुआ कि आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर मैं मोबाइल हैंडसेट की बात करूं, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई। आपने जैसे कि मोबाइल हैंडसेट का जिक्र किया, तो उसी पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आने वाले सालों में क्या डेवलपमेंट होगा उसका भी जिक्र किया। और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, Timelines already the companies are manufacturing, and we have said that this scheme basically kicks in from 1st April of this fiscal year, FY 26-27. So from 1st April 2026, the scheme becomes effective. So that way there is a continuity of the previous program, so that all the hard work which the sector has done so far also gets accounted for. The new Indian brand industry is working on it. There is a lot of discussion going on between various players in the entire ecosystem, whether it is the brand designers, the component designers, the design of the full phone, the design of the entire the PCB assembly. All those things are right now, that is work in progress, and as soon as something comes up, we'll definitely inform you. तो आपसे मैं एक चीज और यहाँ बात करना चाहूंगी। भारत में होसूर और श्री पेरम्बदूर जो तमिलनाडु में है और बैंगलोर या बेंगलुरु जो कर्नाटका में है, वहाँ मौजूद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अकेले ही 1 लाख से ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले नौकरियां दे रहे हैं। मोबाइल हैंडसेट में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो टेक्निकली आप कहिएगा कि वो रोबोटिक हो जाते हैं, वो उस तरीके से जोड़ते हैं। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर आपको मानव श्रम की जरूरत होती है, जहां पर पैकेजिंग करनी है, कुछ खास तरह के इक्विपमेंट लगाने हैं, ब्रांडिंग करनी है, उन सब चीजों में बड़े पैमाने पे आपको जरूरत होती है। तो जब इन 3 जगहों का जो आपने जिक्र किया दक्षिण भारत के, जहां पर काफी विस्तार हुआ। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, खासतौर पर मैं तमिलनाडु का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां पर काफी बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, जहां पर तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी होता है। तो स्किल्ड मैन पावर आपके पास एक इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हो रहा है। वहीं पे एक और इंडस्ट्री है जहां पर आपको उसी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ करीब करीब मिलते जुलते आपको लोगों की जरूरत हुई, तो वहां पर आपका विस्तार हुआ। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी आप ध्यान रखिए कि आपने इन 3 जगहों का जिक्र किया जहां पे 1 लाख से ज्यादा की नौकरियों की। मोबाइल असेंबलिंग में या मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में 12 लाख नौकरियां जो है अब तक सृजित हुई हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 70% महिलाएं हैं, जिसको कहते हैं ना कि हम जो आधी आबादी को बेहतरी देने की बात करते हैं, वो ये उद्योग काफी उसमें मदद कर रहा है। शिशिर जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आज जो स्कीम के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग करी, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके बारे में आपने हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत से वैश्विक बाजार तक बढ़ते मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में